कैसे हैं आप सब। मैं पूजा कश्यप स्वागत करती हूं आपका सर्वोदय आईएएस के यूट्यूब चैनल पर, जहां हम हर रोज द हिंदू न्यूज़पेपर का एक इन डेप्थ एनालिसिस प्रेजेंट करते हैं। शुरुआत करते हैं आज की पहली न्यूज़ से। तो पहला न्यूज़ है, स्टारमर इज न्यू ब्रिटिश पीएम एज लेबर पार्टी विंस पोल्स। तो यूनाइटेड किंगडम यूके में अभी प्राइम मिनिस्टेरियल इलेक्शन हुआ, जिसमें कि कंजर्वेटिव पार्टी जो है उसने एक लैंडस्लाइड विक्ट्री रजिस्टर करी और लेबर पार्टी जो है वो डिफीट हो गई, यानी जो पुराने पीएम थे ऋषि सुनक वो डिफीट हो गए। तो यूके लेबर पार्टी लेड बाय कीर स्टारमर won the July 4 general election by a landslide, securing 412 seats, with Prime Minister Rishi Sunak's Conservative Party down to 121 seats in the 650 seat House of Commons। यानी जो ऋषि सुनक की पार्टी थी यानी कंजर्वेटिव पार्टी, वो बुरे तरीके से डिफीट हो गई है, और जो कीर स्टारमर की पार्टी थी यानी कि लेबर पार्टी, उसने एक लैंडस्लाइड विक्ट्री रजिस्टर करी है। द वोट शेयर टोल्ड अ स्टोरी ऑफ अ मोर मॉडेस्ट विक्ट्री फॉर लेबर while confirming the conservative defeat, क्योंकि लेबर पार्टी को जो है वो 35% वोट्स मिले और कंजर्वेटिव पार्टी को मात्र 24% वोट्स जो है वो मिले। तो फॉलोइंग द लेबर्स विक्ट्री, किंग चार्ल्स थर्ड, द कंट्रीज मोनार्क, अपॉइंटेड मिस्टर स्टारमर द यूके प्राइम मिनिस्टर, द कंट्रीज 58। तो ये स्टेट पीसीएस में हो सकता है आपसे पूछ ले कि इस बार जो यूके में प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए हैं वो कितने नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो 58th नंबर पे आते हैं कीर स्टारमर। तो आफ्टर इट्स 14-year रन इन पावर, 5 prime ministers and considerable turmoil, the British voters clearly chose to punish the Conservatives led by Prime Minister Rishi Sunak for compounded errors, from the mishandling of the Brexit and the economic crisis, a failure to support public services, especially health and schooling, a series of scandals from Partygate, pornography in Parliament and the post office स्कैंडल की। बहुत सारे ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से जो कंजर्वेटिव पार्टी है वो डिफीट हो गई। 14 ईयर का इनका जो रिकॉर्ड था वो टूट गया है कि पिछले 14 सालों से हमने देखा कि यूके में 14 कंजर्वेटिव पार्टी का ही रूल था और 5 प्राइम मिनिस्टर्स इस बीच में रह चुके हैं। तो द राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग वाज अ मेजर कैंपेन इशू spurred by the COVID-19 pandemic, as well as the impact of the Ukraine war and the post-Brexit shortages. Although Mr. Sunak said that the economy had turned a corner more recently, immigration has been another big issue. तो ये बहुत सारी इश्यूज थे जिसको कि कंजर्वेटिव पार्टी लेड बाय मिस्टर ऋषि सुनक वो रिजॉल्व नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से जो यूके के लोग हैं दे हैव डिसाइडेड कि अब उनको कंजर्वेटिव पार्टी की गवर्नमेंट जो है वो नहीं चाहिए। तो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि आपके आसपास, क्योंकि यूके के साथ हमारी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, और क्योंकि जो ऋषि सुनक थे वो इंडियन ओरिजिन के थे, इंडियन डिसेंट के थे, तो थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि उनको सक्सीड करने वाले कौन है। तो द फॉर मेनी इन इंडिया द डिफीट ऑफ मिस्टर सुनक विल फील समवॉट पर्सनल, गिवन देयर प्राइड इन हिज being the first British Prime Minister of Asian origin with Indian ancestry, a bond he affirmed as well। कि बहुत बार ऋषि सुनक ने ये अफर्म किया था कि he is very very proud of his Indian ancestry and Indian culture। तो despite attempts by Prime Minister Narendra Modi and Mr. Sunak, the India-UK FTA could not be taken across the finish line. All eyes will be on how quickly Mr. Starmer's government, which criticized the delay, would be able to do so, as its priorities will be ensuring up the economy। तो इंडिया और यूके एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो है वो काफ़ी टाइम से, ऐसा नहीं है कि मिस्टर सुनक के टाइम पे ही इस बात को प्रायोरिटाइज किया गया था, उसके पहले से ही हम इंडिया और यूके, जो यूके है उसके साथ हम एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन करना चाह रहे थे, बट ड्यू टू सर्टेन इश्यूज हम वो नहीं कर पा रहे थे। और इस चीज़ के लिए जो स्टारमर है उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया था सुनक की गवर्नमेंट को। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि स्टारमर अब जब पावर में आ गए हैं तो वो कितनी जल्दी इस चीज़ को एग्जीक्यूट करेंगे। इंडिया यूके रोड मैप 2030 साइंड इन 2021 विल नो डाउट बी ट्वीक्ड, क्योंकि ऐसा हर जगह देखा जाता है कि पार्टीज जब पावर में जो होती हैं वो अगर चेंज होती हैं तो उनका एजेंडा भी जो है वो उनके आइडियोलॉजी के हिसाब से मॉडिफाई किया जाता है। An early visit to India by new UK Foreign Secretary David Lammy has already been outlooked by the Labour leadership
and it will be important for both the countries which have completed their elections to hit the floor running and frame their priorities for future ties. दोनों ही कंट्रीज में इलेक्शन स्केड्यूल्ड थी. इंडिया में भी इलेक्शंस ओवर हो चुके हैं, यूके में भी इलेक्शंस ओवर हो चुके हैं. इंडिया में रेजिम चेंज नहीं हुआ है, बट यूके में हमने देखा कि रेजिम चेंज हुआ है. तो अब दोनों ही कंट्रीज के लिए ये एक चैलेंज होगा कि कैसे इस रिलेशनशिप को हम और आगे लेकर जा सकते हैं. तो क्योंकि अब यहाँ पर आपको यूके के बारे में बात हो रही है, तो हम यूके का मैप देख लेते हैं कि ब्रिटिश, हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि ब्रिटेन किसको बोलते हैं, यूके किसको बोलते हैं, इंग्लैंड किसको बोलते हैं. तो देखिए यहाँ पर 5 आपको कंट्रीज नजर आएंगी. पहला है इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड. तो ये इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, इन तीनों को मिला करके बनता है ग्रेट ब्रिटेन. इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड. उसके बाद रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड को मिला करके बनता है आयरलैंड. ठीक है. उसके बाद ये जो डार्क ब्लू कलर वाला आप देख सकते हैं, ये जो डार्क ब्लू कलर में आपको ये दिख रहा है, नॉर्दर्न आयरलैंड से लेकर के ये पूरा, ये कहलाता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, जिसमें कि रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड वो उसका हिस्सा नहीं है. और ये पूरा का पूरा जो है वो कहलाता है ब्रिटिश आइल्स. ठीक है. तो ये ही कंफ्यूजन हमारे दिमाग में रहता है कि इंग्लैंड, क्या इंग्लैंड इज इक्विवेलेंट टू, अगर हम इंग्लैंड की बात करते हैं तो क्या ये इक्विवेलेंट है ब्रिटेन के, और क्या ये इक्विवेलेंट है यूके के. तो ये तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, बट कोलोकियली हम इसको एक जैसा ही रेफर करते हैं. तो ये मैप थोड़ा सा देख लीजिएगा कि इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, इन पांचों को मिला करके बनता है ब्रिटिश आइल्स. तो लास्ट ईयर बीपीएससी में 69 बीपीएससी में आपसे पूछा गया था कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में कौन कौन से एमिरेट्स हैं. तो हो सकता है कि आपसे पूछ भी सकता है किसी और एग्जाम में या बीपीएससी में ही कि ब्रिटिश आइल्स में कौन कौन से आइलैंड्स जो हैं वो लोकेटेड हैं. ठीक है. तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ पर. तो अगला न्यूज़ है मोदीज विजिट टू रशिया प्योरली बायलैटरल. तो अभी 8-9 जुलाई के लगभग प्राइम मिनिस्टर मोदी की विजिट स्केड्यूल्ड है रशिया में, और ये एक बायलैटरल विजिट होगा, बायलैटरल मीटिंग होगी. तो इस वजह से यहाँ पर ये जो बात हो रही है कि उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, या कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि ये उसी वक्त हो रहा है जब नाटो का समिट होने वाला है. नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो यूएस की एक मिलिट्री ग्रुपिंग है बहुत सारी कंट्रीज को मिला करके रशिया के अगेंस्ट. तो ये जो इंडिया के साथ, इंडिया का जो बायलैटरल विजिट है रशिया में, वो उसी समय पे हो रहा है जहां पर कि नाटो का समिट जो है वो होने वाला है. तो ये कहीं ना कहीं एक ऑपोजिशन में देखा जा रहा है कि इंडिया जो है वो नाटो के ऑपोजिशन में है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है. और जो हमारे स्पोक्स पर्सन है फॉरेन मिनिस्ट्री के, उनका कहना है कि ये जो विजिट है ये कम्प्लीटली प्योरली जो है वो बायलैटरल रिलेशंस पे फोकस करेगी और किसी बात पर नहीं. तो द टाइमिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी's visit to Russia is purely bilateral, said Foreign Secretary Vinay Kwatra, dismissing suggestions that his talks with Russian President Vladimir Putin on July 9 would appear in contrast to the NATO summit scheduled in the US on the same day. 9 जुलाई को ये जो मीटिंग होने वाली है उसी दिन नाटो का समिट भी होने वाला है. द समिट इज एक्सपेक्टेड टू फोकस ऑन द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट. When the two meet for the 22nd annual summit, they will discuss the conflict in Ukraine, particularly the issue of Indians recruited by the Russian military, along with other global and regional issues. कि भले ही यहाँ पर यूक्रेन का जो मैटर है वो डिस्कस होगा इंडिया और रशिया के बीच में, बट उसमें मेजर फोकस यही रहेगा कि जो इंडियंस जो हैं वो डिप्लॉय किए गए हैं रशियन मिलिट्री के द्वारा, उनके बारे में. They are expected to focus, however, on many issues pending between them since the last annual summit in 2021, with trade, connectivity, space, oil and LNG, defense supplies, payment issues given Western sanctions, as well as cooperation on nuclear power reactors in India high on the agenda. कि कौन कौन सी चीज़ों पे हम फोकस करना एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो जब ये मीटिंग हो जाएगी उसके बाद जो MOU रिलीज होगा या जो
डिक्लेरेशन रिलीज होगा, जो स्टेटमेंट आएगी ऑफिशियल, तब हमें पता चलेगा कि एक्चुअली में किन किन चीज़ों पर बात किया गया है। तो अभी हम सिर्फ स्पेक्यूलेट कर सकते हैं कि इन चीज़ों के बारे में जो डिस्कशन है वो किया जाएगा। US President Joseph Biden is hosting the Transatlantic Group of NATO for a special 75th anniversary summit, which will also have Asia Pacific leaders and Ukrainian President Volodymyr Zelensky as the guests from 8th to 10th July. ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पर। तो यहाँ जो न्यूज है वो है एट 1.27 लाख करोड़ डिफेंस प्रोडक्शन रजिस्टर्ड अ न्यू हाई इन 2023-24 सेज सेंटर। तो सेंटर का ये कहना है कि डिफेंस प्रोडक्शन जो हमारा हुआ है 2023-24 में वो अब तक का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है। तो द कंट्री हैज़ रिकॉर्डेड द हाईएस्ट एवर ग्रोथ इन इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन value in terms of the financial year 2023-24 की वैल्यू टर्म्स में अगर हम देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में जो हमारा इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन है, यानी जो हम अपने हिसाब से करते हैं, अपनी कंट्री में करते हैं, वो सबसे ज़्यादा हुआ है। एज पर द डेटा रिसीव्ड फ्रॉम द ऑल डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, other PSUs manufacturing defense items and private companies, the value of defense production in the country has gone up to a record high figure of 1,26,887 crores, reflecting a growth of 16.7% over the defense production of the previous financial year. The value of defense production in 2022-23 was 1,08,684 crores. तो 1,08,684 से बढ़ करके 1,26,887 हो गया है। Of the total value of production in 2023-24, about 79.2% has been contributed by defense public sector undertakings, other PSUs and 20.8% by the private sector. और ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि पहले जो भी प्रोडक्शन होता था वो सिर्फ पब्लिक सेक्टर कंपनीज जो हैं वो किया करती थी, बट अब प्राइवेट सेक्टर भी इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। और अभी अगर 20.8 का इनका कंट्रीब्यूशन है, 20.8% का, धीरे धीरे करके अगले 5-6 सालों में ये जो कंट्रीब्यूशन है वो और इंक्रीज हो जाएगा। तो जो हमारा मोटिव था कि प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को हम इंक्रीज करें ताकि गवर्नमेंट का जो रिसोर्सेज है वो सिर्फ डिफेंस में ना खर्च हो, वो कहीं ना कहीं हम अचीव कर पाएंगे। तो द डेटा शो दैट इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू बोथ डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एंड प्राइवेट सेक्टर have recorded a steady growth in defense production. The feat has been achieved due to the policy reforms, initiatives and ease of doing business brought in by the government in the past 10 years with the focus on attaining self-reliance. हमने आत्मनिर्भर भारत का एम जो है वो हमने सेट किया है, जिसमें कि डिफेंस इंडस्ट्री भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि डिफेंस इंडस्ट्री में भी हम पहले ज़्यादा इंपोर्ट करते थे, चाहे रशिया से हो या किसी भी और कंट्री से हो, बट अब ये चीज़ें जो हैं वो हम अपनी कंट्री में प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले शायद 2 दिन पहले मैंने आपको बताया भी था कि इंडिया जो है वो अपना 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जो है वो भी रेडी करेगा और उसका जो प्रोटोटाइप 2028-29 के लगभग में रेडी हो जाएगा, है ना। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पर। In addition, the spiraling defense exports have contributed tremendously to the overall growth in indigenous defense production. Defense exports touched a record high of 21,083 crores in financial year 2023-24, reflecting a growth of 32.5% over the last fiscal, when the figure was 15,920 crores की लास्ट फिस्कल ईयर में हमने 15,920 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट किया था। मतलब आप सोचिए, हम अगर हम 10 साल पहले की चीज़ देखें और 10 साल या 15 साल पहले का डेटा देखें तो हम डिफेंस में एक्सपोर्ट करने के बारे में, वो भी इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट करने के बारे में सोच भी नहीं रहे थे, और आज हमने इस फीट को अचीव किया है। और इस साल यानी 2023-24 का जो फाइनेंशियल ईयर था वहाँ हमने 21,083 करोड़ का जो है वो डिफेंस एक्सपोर्ट्स किया है। मोस्टली जो स्मॉल कंट्रीज होती हैं जिनके पास अपनी खुद की कैपेबिलिटी नहीं होती है,
प्रोडक्शन करने की, हम उनको लो कॉस्ट पे ये चीज़ें ऑफर करते हैं विथ हाई क्वालिटी, जो रिलायबल चीज़ें होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा था मालदीव्स के केस में इंडिया ने हेलीकॉप्टर्स भेजे, इंडिया जो है वो हेलीकॉप्टर्स देता है, इंडिया जो है वो बहुत सारे ब्रह्मोस मिसाइल जो है हमारा, हम उसको भी हमने डील साइन करी है कंट्रीज के साथ, उसको एक्सपोर्ट करने के लिए, उसको सेल करने के लिए। सारी चीजें हैं जो इंडिया डेवलप कर रहा है, जिसको कि हम बाहर की कंट्रीज को सेल कर सकते हैं। तो इन द पास्ट 5 years द वैल्यू ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन हैज बीन इंक्रीजिंग स्टेडली एंड हैज ग्रोन बाय ओवर 60%, द स्टेटमेंट एडेड। ये जो पूरा स्टेटमेंट है उसमें यही कहा है कि पिछले 5 सालों का डेटा अगर हम कंपेयर करें, 5 साल पहले का और अब का, तो लगभग 60% का जो ग्रोथ है वो हमने देखा है डिफेंस प्रोडक्शन में। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे आज के एडिटोरियल पर। तो एडिटोरियल जो है वो है स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन, रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड कोट्स। अब यहाँ पर बात हो रही है एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस की। तो एक डॉक्ट्रिन है जो कोर्ट्स फॉलो करते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस, कि अगर कोई ऐसा रिलीजियस प्रैक्टिस होता है जो कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता हो, तो उसको अगर कोई चैलेंज करता है, तो जो कोर्ट्स हैं वो डिटरमाइन करते हैं डिपेंडिंग ऑन द रिलीजियस टेक्स्ट कि क्या वो जो प्रैक्टिस है वो एसेंशियल है, यानी अ पार्ट ऑफ द कल्चर, जब से वो कल्चर ओरिजिन हुआ है तब से वो प्रैक्टिस चला आ रहा है, या उसको धीरे धीरे करके मॉडिफाई कर करके वैसा बनाया गया है। तो एक केस था नवीन कुमार केस, जिसमें कि Justice G.R. Swaminathan of the Madras High Court allowed the religious practice of rolling over banana leaves known as Ang Pradakshinam, even though it involved Dalits and non-Brahmins. तो जो दलित्स होते हैं और non-Brahmins होते हैं वो एक प्रैक्टिस फॉलो करते हैं अंग प्रदक्षिणम। इसमें क्या होता है कि जो लेफ्ट ओवर बनाना लीव्स होते हैं उसके ऊपर वो रोल करते हैं। तो इसको चैलेंज किया गया था कि ये एक प्रैक्टिस जो है वो डेरोगेटरी है towards the Dalits and the non-Brahmins. The practice was allowed despite allegations of caste discrimination following precedents from the previous Supreme Court judgments. कि लोगों का कहना था कि ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है क्योंकि दलित्स और नॉन ब्राह्मण्स ही यहाँ पर इस प्रैक्टिस को करते हुए पाए जाते हैं। तो यहाँ पर डिबेट जो है फिर से रिवाइव हो गया है कि जस्टिस स्वामीनाथन्स ऑर्डर revived the debate of defining the essential practices of religion and how the judiciary determines these, कि कैसे judiciary जो है वो determine करता है कि कौन सा practice जो है वो किसी religion का वो essential है और कौन सा practice essential नहीं है। This includes the examining of specific religious practices are reported under Article 25 and 26 of the Indian Constitution, which guarantee the freedom of religion and management of religious affairs। कि ये जो आर्टिकल हमारा 25 है और 26 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन गारंटी करता है, जिसके तहत हमारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस को भी हम फ्रीली प्रैक्टिस कर सकते हैं, फ्रीली प्रोफेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें सब्जेक्ट ऑफ एसेंशियल प्रैक्टिसेस की, तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबऑर्डिनेट्स द फ्रीडम ऑफ रिलीजन टू अदर फंडामेंटल राइट्स एंड सब्जेक्ट इट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। कि अगर हम हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो आप अगर बाकी जो राइट्स हैं आर्टिकल 14 से हम स्टार्ट करते हैं और आर्टिकल 32 तक, तो आप उसको अगर पढ़ते हैं उसका स्टेटमेंट, तो आपको दिखेगा कि जो आर्टिकल 14 है या आर्टिकल 19 है उसका जो लिखने का तरीका है और आर्टिकल 25, 26 इन सब का जो लिखने का तरीका है वो बिल्कुल अलग अलग है। सब पर ही जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है वो सब पर ही लगाए गए हैं, बट वो नीचे मेंशन किया गया है कि ऐसा ऐसा रेस्ट्रिक्शन है। लेकिन ये जो आर्टिकल 25 का हम एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें अगर आप इसका टेक्स्ट पढ़िएगा तो उसमें लिखा है कि सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। ये जो पूरा राइट है ये स्टार्ट ही कंडीशंस के साथ होता है, यानी कि बाकी सारे राइट्स से जो है वो ये राइट जो है वो सबऑर्डिनेट है। द कोर्ट्स हैव हिस्टोरिकली बीन रेस्ट्रिक्टिव इन डिफाइनिंग एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस, often rejecting claims based on modern interpretations of what constitutes an essential practice। तो बहुत सारे जजमेंट्स हैं इसमें जो कि यहाँ पर दिखाए, जो सुप्रीम कोर्ट ने और बाकी कोर्ट्स ने दिखाए हैं।
There are various judgments that the courts have interpreted the scope of religious freedom, including the limits imposed on practices such as wearing a beard in the police force and hijab in school. Notable judgments include those on dance form Tandav and Anand Margi procession, both of which were not accepted as essential religious practice. और ultimately यहाँ जो author हैं उनका कहना है कि कौन सा प्रैक्टिस एसेंशियल है, कौन सा प्रैक्टिस एसेंशियल नहीं है, इसको डिटरमाइन करने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसी को सुप्रीम कंसिडर करना चाहिए. एंड कोर्ट्स हैव कंसिस्टेंटली हेल्ड दैट व्हाइल इंडिविजुअल्स आर फ्री टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन, दिस फ्रीडम इज नॉट एब्सोल्यूट एंड मस्ट अडियर टू कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड अदर फंडामेंटल राइट्स. कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा रिलीजियस प्रैक्टिस जो है वो किसी के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता हुआ नजर आता है. तो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं और डिटेल में कि अगर आपको एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस का जो डॉक्ट्रिन है उस पर क्वेश्चन आता है तो आप क्या लिखेंगे. तो द डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस इज अ की लीगल कॉन्सेप्ट इन इंडिया दैट हेल्प्स बैलेंस द फ्रीडम ऑफ रिलीजन with other constitutional rights. It has evolved through various judicial rulings, particularly in the context of Article 25 and 26 of the Constitution, which guarantee religious freedom and the right to manage religious affairs. This doctrine emerged to protect genuine religious practices while ensuring they do not violate other fundamental rights such as equality, non-discrimination and public order. कि जो प्रैक्टिसेस एसेंशियल हैं, जेन्युइन हैं, उनको प्रोटेक्ट करना भी ज़रूरी है और जो प्रैक्टिसेस डिस्क्रिमिनेटरी हैं, किसी के फंडामेंटल राइट्स के लिए को वायलेट कर रही हैं, उनको हटाना भी ज़रूरी है. और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? तो इट रिक्वायर्स द कोर्ट्स टू डिटरमाइन विच प्रैक्टिसेस आर इंटीग्रल टू अ रिलीजन एंड दस मेरिट प्रोटेक्शन. तो अब इसमें कुछ केसेस हैं, जैसे शिरूर मठ केस जो था उसमें बोला गया कि डिफाइंड एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस एज दोज फंडामेंटल टू अ रिलीजन्स कोर, कि ऐसा तो नहीं है कि इस प्रैक्टिस को अगर हम छोड़ देते हैं तो इस रिलीजन की जो कोर वैल्यूज हैं वो चेंज हो जाएंगी. दूसरा है मोहम्मद हनीफ कुरैशी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जिसमें बोला गया कि काउ स्लॉटर वाज नॉट एसेंशियल टू इस्लाम अलाउइंग द स्टेट रेस्ट्रिक्शंस. ठीक है, कि काउ को स्लॉटर करना इस्लाम का एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है. फिर है सरदार सैयदना तहेर सैफुद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, जिसमें कि बोला गया कि अपहेल्ड द एक्स कम्युनिकेशन एज एन एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ द दाऊदी बोहरा कम्युनिटी. अब ये एक सेपरेट कम्युनिटी है, हिंदू मुस्लिम इन सब से अलग एक सेपरेट कम्युनिटी है दाऊदी बोहरा कम्युनिटी, जिसमें एक्स कम्युनिकेशन का जो एक प्रैक्टिस है वो फॉलो किया जाता है कि अगर कोई इंसान, उसमें कुछ चीफ्स होते हैं जो रिलीजियस चीफ्स होते हैं, उनकी बातों को माना जाता है. तो अगर कोई मेंबर जो है वो उनकी बातों को मानने से मना कर देता है या जो रिलीजन की कोर प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करने से मना कर देता है तो उसको उस कम्युनिटी से बाहर निकाल दिया जाता है. और ये प्रैक्टिस कोर्ट ने अपहेल्ड किया था 1962 में कि ये एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है. और लेटेस्ट है शबरीमला केस 2018. शबरीमला टेम्पल जो है वहाँ पर जो मेंस्ट्रुएटिंग लेडीज होती हैं उनका जाना अलाउड नहीं होता है. तो ये यहाँ पर बोला गया कि द बैन ऑन विमेन एंटरिंग द शबरीमला टेम्पल वाज नॉट एसेंशियल एंड वायलेटेड जेंडर इक्वालिटी. तो ये सब चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा, अगर हम देखें तो कुछ लोगों को ये लग सकता है कि ये बहुत प्रोग्रेसिव चीज़ें हैं, वहीं कुछ लोगों को ये भी लग सकता है कि ये रिलीजन में इंटरफेरेंस है. तो कोर्ट्स को भी बहुत संभल के, बहुत बैलेंस के साथ ये डिसीजन लेना पड़ता है कि एक्चुअली में हम इंटरफेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. द डॉक्ट्रिन फेसेस चैलेंजेस सच एज सब्जेक्टिविटी इन जुडिशियल डिसीजंस, डायनामिक नेचर ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स विद द सोशल रिफॉर्म्स. कि अब कोर्ट जो है वो सब्जेक्टिव डिसीजन ही लेगा, ऐसा तो है नहीं कि रोबोट है जिसमें कि इनपुट डाला जाएगा और वो येस या नो में आंसर दे देगा. हम जो जजेस होते हैं वो भी ह्यूमन इमोशंस, ह्यूमन थिंकिंग, उनका जो एक पूरा थिंकिंग प्रोसेस है उसी के हिसाब से वो जजमेंट जो है वो देते हैं. तभी तो आप देखिए कि केशवानंद भारती केस में 6:7 या 7:6 का जो रेशियो था वो था. तो अगर एक जज भी ऐसा होता जो इस तरफ होता तो शायद हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है वो इवॉल्व नहीं हो पाया होता. तो इस वजह से बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जैसे कि सब्जेक्टिविटी है
रिलीजियस प्रैक्टिसेस का डायनामिक नेचर है कि आज जो प्रैक्टिस फॉलो जिस तरीके से हो रहा है, हो सकता है कल वो उस तरीके से फॉलो ना हो, किसी और तरीके से फॉलो हो, तो वो एसेंशियल प्रैक्टिस है या नहीं, इसको डिटरमाइन कर पाना बहुत मुश्किल होता है। एंड लास्ट इज कॉन्फ्लिक्ट्स विद द सोसाइटल या सोशल रिफॉर्म्स, कि ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिसेस होते हैं जो डेरोगेटरी होते हैं, सोसाइटी हमारी बहुत इवॉल्व कर रही है, बट जो प्रैक्टिसेस हैं वो बहुत पीछे की तरफ हमें लेकर जाते हैं। तो कोर्ट्स यही चाहती हैं कि हम सोशल रिफॉर्म्स को लेकर आएं, बट सोशल रिफॉर्म्स लाने में कहीं रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो जाएं, जो आर्टिकल 25 है, 26, 27, ये सब वायलेट ना हो जाए, इस बात का भी ध्यान जो है वो रखना पड़ेगा। तो आज बस एक ही एडिटोरियल इम्पॉर्टेंट था। तो अगर आपको इसका लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप सर्वोदय आईएएस के टेलीग्राम चैनल से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू। जय हिंद।